जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट में। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं घटनाचक्र की बुक से। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संघीय कार्यपालिका। ओके। राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं बनता है आप लोगों से कि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ओके दोस्तों। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं। ठीक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। ध्यान देना दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति जो है भारत में केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। ओके। जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। ध्यान देना दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ध्यान देना दोस्तों, संघीय कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में किया गया है? संविधान के भाग 5 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अपना सबसे पहले राष्ट्रपति। ध्यान देना दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 21 आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में है। मतलब अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ओके। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, आप सबको पता ही होगा। राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 वन के अनुसार, अनुच्छेद 53 वन के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ध्यान देना, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 53(1) में है। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 53(1) में है। और वह इस प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे दो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 फर्स्ट में है क्या? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है और राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं कहाँ क्या है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होती है दोस्तों? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ओके दोस्तों, और राष्ट्रपति की योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में है, आर्टिकल 58 में है। मतलब राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 58 में। मतलब अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण मिलता है हमें। और राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है? सबसे पहला तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला क्या है? चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता। ओके दोस्तों, ये है राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम योग्यता। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग निर्वाचन देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है, जबकि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये अनुच्छेद 52 में। ओके दोस्तों, निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथा स्थित संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, आपके एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन यहाँ जरूर रहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथा स्थित संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। सब निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये भी ध्यान देना दोस्तों। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है और एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब राष्ट्रपति का टेन्योर देखते हैं, कितने समय तक राष्ट्रपति रहते हैं अपने पद पे। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति का जो पदावधि है अनुच्छेद 56 के तहत है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का टेन्योर दिया है, मतलब टाइम पीरियड दिया है, मतलब कितने समय तक राष्ट्रपति जो है अपने पद पर बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है 5 वर्ष के लिए होती है। ओके दोस्तों, मतलब राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक बने रहते हैं और ये अनुच्छेद 56 में है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। मतलब राष्ट्रपति का अगर 5 वर्ष पूरा भी हो जाता है तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते तब तक जो है राष्ट्रपति जो है अपने पद पर बने रहते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वो उपराष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र दे सकता है। ओके दोस्तों, ध्यान देना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 60 के अनुसार जो है, अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ है, शपथ, ओथ। ओथ राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 60 में है। मतलब अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति किसके समक्ष अपना शपथ लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति जो है अपना शपथ लेते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान देना, राष्ट्रपति की शपथ जो है आर्टिकल 60 में है। सबसे पहले नंबर ये ध्यान देना, राष्ट्रपति का जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है। और राष्ट्रपति जो है इसके समक्ष अपनी शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ओके, अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष जो है राष्ट्रपति जो है अपना शपथ लेते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हम लोग। राष्ट्रपति का वेतन जो है, राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपए प्रति माह है। मतलब एक महीने में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। ओके दोस्तों, अब अगला देखते हैं, महाभियोग देखते हैं। मतलब राष्ट्रपति को अगर हटाया जाना होता है तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति को एक ही कंडीशन में अपने पद से हटाया जा सकता है, वो भी महाभियोग द्वारा, जब वह संविधान का पालन ना करे। ओके दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हम लोग भारत के कुछ राष्ट्रपति, मतलब अभी तक जितने भारत के राष्ट्रपति हैं उनको देख लेते हैं, उनका कार्यकाल देखते हैं और कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जो अभी तक भारत में हुए हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति का नाम दे देगा, एक में कोई और नाम दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। ओके दोस्तों, इसीलिए अभी तक भारत के जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनका नाम हमें याद होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल क्या था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। ये लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे दोस्तों, ठीक है। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। तीसरे जाकिर हुसैन थे, 13 मई 1967 से 3 मई 1969। चौथे वी गिरी थे, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद थे, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। छठे नीलम संजीव रेड्डी थे, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। सातवें ज्ञानी जैल सिंह थे, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग अगले कौन से। आठवें
आर वेंकट रमन थे, 8वें राष्ट्रपति हमारे आर वेंकट रमन थे। इनका कार्यकाल क्या था दोस्तों? 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। 9वें कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। इनका कार्यकाल क्या था? 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। 10वें कौन थे? के आर नारायण थे। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। अब 11वें हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक थे। और 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ध्यान देना। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। इनका कार्यकाल क्या था? 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। ओके दोस्तों। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। और हमारे 14वें राष्ट्रपति जो हैं वह रामनाथ कोविंद हैं, और ये 25 जुलाई 2017 से अब तक। ओके दोस्तों, ध्यान देना। आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी, ध्यान देना। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी, ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान 2 बार मतगणना हुई थी? तो कौन से राष्ट्रपति थे? वीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ये भी क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों। भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ओके दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं, ये तो अभी बताए थे। ओके दोस्तों। अब आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखते हम लोग राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं और उनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं। सबसे पहले देखते हैं विधायी शक्ति। सबसे पहले क्या देखते हैं? विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त है? संसद के सत्र बुलाने। सबसे पहले इसको विधायी शक्ति में क्या क्या है? संसद को सत्र बुलाने, संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार। मतलब संसद को सत्र बुलाने का अधिकार, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। ध्यान देना दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर, संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के, मतलब प्रत्येक नए चुनाव मतलब कोई भी चुनाव होगा उसका प्रथम अधिवेशन को संबोधित राष्ट्रपति जी करते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है संसद के प्रथम अधिवेशन को भी संबोधित राष्ट्रपति जी करते हैं। और सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का भी अधिकार इनके पास है। अगर इनको जरूरत पड़ती है कि दोनों सदनों की, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। मतलब संसद कोई अगर कानून पास करती है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बन सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में है। ध्यान देना दोस्तों, आर्टिकल 80 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 80 में है राज्यसभा। तो ध्यान देना क्या है कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है दोस्तों। सबसे पहले तो ये ध्यान देना, आर्टिकल 80 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है कला हुआ, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से किन्हीं 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। मतलब राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। और एक इस आर्टिकल में आर्टिकल 80 में है। ओके दोस्तों। अब अध्यादेश की शक्ति क्या है? सबसे पहले नंबर तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 123, जो कि अध्यादेश जारी करने का है। ओके दोस्तों, मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 123 में है, मतलब अनुच्छेद 123 में है। तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। मतलब अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं
तो जो वो अध्यादेश होता है वो संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर ही अनुमोदित हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, संसद के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। मतलब संसद का अनुमोदन जब होता है, अध्यादेश जो है 6 माह तक प्रभावी रहता है। यहाँ दोस्तों 3 पॉइंट ध्यान देना अध्यादेश से रिलेटेड। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये अनुच्छेद 123 में है। और जो अध्यादेश जारी करता है संसद के सत्र के पुनः शुरू होने से 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए। और संसद के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश जो है 6 माह तक प्रभावी रहता है। ध्यान देना। ओके। अब आर्टिकल 72 है, पार्डनिंग पावर देता है राष्ट्रपति को, मतलब क्षमादान की शक्ति देता है। ओके दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत क्षमादान की शक्ति देता है? तो मतलब ये आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। ओके दोस्तों, किसी व्यक्ति को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। ओके दोस्तों, ध्यान देना, ये आर्टिकल 72 में है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। अब राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ भी है। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात घोषित करने का अधिकार रखते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के आपात घोषित करने का अधिकार रखता है। सबसे पहला राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। ध्यान देना दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? 352 में। अब राष्ट्रीय आपात को कब लागू किया जा सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। मतलब युद्ध चल रहा हो, या कोई बाह्य आक्रमण हो गया, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है, और ये अनुच्छेद 352 में है। दूसरा राष्ट्रपति शासन है, ये अनुच्छेद 356 में है। ये कब लगता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाता है दोस्तों, ये आर्टिकल 356 में है। तीसरा वित्तीय आपात। वित्तीय अस्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में वित्तीय आपात लगता है। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। ध्यान देना दोस्तों, 3 आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। 352, 356, 360, चार चार का गैप है दोस्तों, ध्यान देना। ओके दोस्तों, और अभी हमारे देश भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, मतलब 0 बार। ओके दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुई थी। ध्यान देना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? अक्टूबर 1962 में हुई थी। और ये कब हुई थी, क्यों हुई थी? उस समय भारत चीन युद्ध चल रहा था, उस समय जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय आपात लगा था। तो दोस्तों 1962 में अक्टूबर में। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी। ध्यान देना दोस्तों, पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में हुई थी, और उसमें भारत चीन का युद्ध चल रहा था। दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब हुई थी, दिसंबर 1971 में हुई थी, उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। ध्यान देना, तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। अब परामर्श की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति के पास परामर्श की शक्ति है। यह अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। मतलब अनुच्छेद 143 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता। मतलब राष्ट्रपति जो है, अगर उसको जरूरत लग रही है तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी भी सार्वजनिक विषय पर, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए परामर्श को स्वीकार करे, ये राष्ट्रपति की अपनी चॉइस होती है। ओके दोस्तों, ये आर्टिकल 143 में। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से केवल एक चीज याद रखना है कि परामर्श की शक्ति जो है किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 143 में है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी किसी महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ओके दोस्तों, अब अगला देखते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति देते हैं। सबसे पहले देखते हैं उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 में है। सबसे पहले नंबर तो उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। तो अनुच्छेद 63 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। दोस्तों ये ध्यान देना है भी, राष्ट्रपति का भी निर्वाचन मंडल और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दोनों स्पेशल रूप से ध्यान देना दोस्तों, एग्जाम में आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। सबसे पहले नंबर तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ध्यान देना दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। और अनुच्छेद 66 में क्या वर्णन है? उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। मतलब उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए जो संसद के दोनों सदन है उसके निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसके द्वारा चुना जाता है। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कुछ जो हमारे अभी तक भारत के उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके नाम देखते हैं और उनका कार्यकाल देखते हैं। हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ध्यान देना दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। ओके, क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 1952 से 1957 एवं द्वितीय कार्यकाल 1957 से 1962, मतलब ये 2 बार थे। ओके दोस्तों, दूसरे जाकिर हुसैन थे और ये पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। ये भी ध्यान देना दोस्तों, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ये 1962 से 1967 थे। तीसरे उपराष्ट्रपति वी गिरी थे। ये 1967 से 1969 तक। चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे, 1969 से 1974 तक। पांचवें उपराष्ट्रपति बी डी जत्ती थे, ये 1974 से 1979 तक। छठे उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला थे, ये 1979 से 1984 तक थे। सातवें उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे, ये 1984 से 1987 तक थे। आठवें उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे, ये 1987 से 1992 तक। नौवें उपराष्ट्रपति के आर नारायण नारायण थे, ये 1992 से 1997 तक। 10वें कृष्णकांत जी थे, ये 1997 से 2002 तक। 11वें भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 तक। 12वें हामिद अंसारी जी, ये 2007 से 2017 तक थे, लगातार 2 बार थे। ओके दोस्तों, 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, ये 11 अगस्त 2017 से अभी तक है। हमारे 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी 11 अगस्त 2017 से अभी तक है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले नंबर तो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो, मतलब 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो चुकी हो। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान देना दोस्तों, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, जबकि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। ओके दोस्तों, ध्यान देना, तथा किसी लाभ के पद पर ना हो। अब पदावधि देखते हैं, मतलब टेन्योर देखते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है और ये अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 67 में है। ध्यान देना दोस्तों। नोट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ओके दोस्तों, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग, अगला देखते हैं अपना। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अब देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ध्यान देना दोस्तों, मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 में है। ध्यान देना, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 74 में है। राष्ट्रपति जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा, जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब राष्ट्रपति जो होता है उसको जो कुछ करना होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। ओके दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान देना दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वह मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, फिर जो मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। ओके दोस्तों, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना
पद धारण करते हैं। मतलब जो भी मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तो मंत्री को हटा सकता है, जब चाहे किसी को मंत्री बना सकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान देना दोस्तों, यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को जो है क्या करना होगा, त्यागपत्र देना होगा। अब हम भारत के प्रधानमंत्री देख लेते हैं, अभी तक कितने प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल क्या है। हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक थे। ओके दोस्तों। दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा है। ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक थे, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। चौथे गुलजारी लाल नंदा जी 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। पांचवें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। सातवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक थे। आठवें इंदिरा गांधी जी फिर से, ये 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। नौवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। तो दोस्तों, दसवें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ये 21 जून 1991 से 16 मई 1966 तक। 13वें अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। 14वें एच सी देवेगौड़ा, ये 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। 15वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, ये 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। 16वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। 17वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। और 18वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से अभी तक। ओके दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी जी 18वें प्रधानमंत्री है। ध्यान देना दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी 18वें प्रधानमंत्री हैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान देना दोस्तों, मोरारजी देसाई जी जो थे वे सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी जी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, अभी तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। उनके नाम क्या क्या हैं? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ओके दोस्तों, अब अगला देखिए, हम लोग संसद देखते हैं। संसद संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया। ध्यान देना दोस्तों, संसद किस भाग में है? संसद संविधान के भाग 5 में है। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है। बस इतना ध्यान देना, संसद अनुच्छेद 79 में। ओके, और भाग 5 में है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। ध्यान देना दोस्तों, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। तो दोस्तों, संसद द्वारा पारित
कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। ध्यान देना दोस्तों, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति जो है उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। अब आगे देखते हैं, हम राज्यसभा देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें से 238 सदस्य जो हैं राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये अनुच्छेद 80 एक जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य अनुच्छेद 80 में। दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250 होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। इसमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये आर्टिकल 80 एक में है। तो दोस्तों, अब राज्यसभा सदस्य संख्या देखते हैं। किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? ओके दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सदस्य संख्या 11 है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा कितनी सीटें दोस्तों? 11 है। असम में 7 है। छत्तीसगढ़ में 5 है। गुजरात में 11 है। हिमाचल प्रदेश में 3 है। झारखंड में 6 है। केरल में 9 है। महाराष्ट्र में 19 है। मेघालय में 1 है। नागालैंड में 1 है। उड़ीसा में 10 सीटें हैं। पंजाब में 7 सीटें राज्यसभा की है। सिक्किम में 1 सीट है। त्रिपुरा में 1 सीट है। ओके दोस्तों, उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। तेलंगाना में 7 सीटें हैं। ओके, तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। बिहार में 16 सीटें हैं। गोवा में 1 सीट है। हरियाणा में 5 सीट है। जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है? 4 सीटें। कर्नाटक में 12 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 11 सीटें। मणिपुर में 1 सीट है। मिजोरम में 1 सीट है। और दिल्ली में, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, 3 सीटें हैं राज्यसभा की। पुदुचेरी में 1 सीटें हैं। राजस्थान में 10 सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं और ये कितनी है? 31। ध्यान देना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं और वो कितनी है? 31 है। और लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है और वो 80 है। तो दोस्तों ध्यान देना, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कितनी सीटें? 16 सीटें हैं। तो दोस्तों, अब राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान देना दोस्तों, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ओके दोस्तों, अब राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है जिसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान देना, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। ओके दोस्तों, ध्यान देना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य जो हैं वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये अनुच्छेद 83 के 1 आर्टिकल में वर्णित है। अनुच्छेद 83 की 1 में है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है? मतलब राज्यसभा की कुछ शक्तियाँ हैं दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। ध्यान रखना दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार जो है केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ध्यान, राज्यसभा जो है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्ता घोषित कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ध्यान देना। राज्यसभा जो है संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है राज्यसभा जो है इस आर्टिकल के तहत 249 के तहत। ओके दोस्तों, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई थी। आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों लोकसभा देख लेते हैं। लोकसभा
संसद का निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, आपको पता होगा। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 प्लस 20 मतलब 550 निर्धारित की गई है। ध्यान देना दोस्तों। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 550 निर्धारित की गई, जिसमें 530 प्लस 20 होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। ध्यान दें दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, जो 543 सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में, 524 जो है राज्यों से हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं लोकसभा के सदस्य संख्या, मतलब किस स्टेट में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 25 सीटें हैं। असम में 14 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। गोवा में 2 सीटें हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। नागालैंड में 1 सीट है दोस्तों। पंजाब में 13 सीटें हैं। सिक्किम में 1 सीट है। तमिलनाडु में 39 सीट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 80 सीटें। ओके दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं। चंडीगढ़ में 1 सीट है दोस्तों। चंडीगढ़ में कितनी सीट है दोस्तों? 1 सीट है। लक्षद्वीप में 1 सीट है। लद्दाख में 1 सीट है। पुदुचेरी में 1 सीट है। और दमन और दीव में, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव में 2 सीटें हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 सीट है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं। तो दोस्तों, तेलंगाना में 17 सीटें, राजस्थान में 25 सीटें हैं। उड़ीसा में 21 सीटें हैं। उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? 21 सीटें हैं। मिजोरम में 1 सीटें हैं। मणिपुर में 2 सीटें हैं लोकसभा की। मेघालय में 2 सीटें। केरल में 20 सीटें। झारखंड में 14 सीटें। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें। गुजरात में 26 सीट। बिहार में 40 सीट। और अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं लोकसभा की। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस स्टेट में है? 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। बस इतना ध्यान देना। बाकी और भी दिमाग में रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। लोकसभा का कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो है नॉर्मली 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखते हैं। आगे देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। ध्यान देना दोस्तों, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 93 में है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। मतलब अगर इनको त्यागपत्र देना होगा, जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। ओके दोस्तों, अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। अध्यक्ष जो होता है लोकसभा की जो कार्यवाहियां होती है उनका संचालन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ध्यान देना दोस्तों, कोई भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 में है। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति केवल संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 118 के 4 में है। अनुच्छेद 118 के 4 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है दोनों दोनों संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर जी थे। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर जी थे। तथा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत संयम अयंगर थे। एम अनंत शयनम अयंगर।
ओके दोस्तों, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार जी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, मतलब जो स्त्रियों को हम स्पीकर बोलते हैं। तो दोस्तों, नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटेम स्पीकर। नोट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। ध्यान देना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। ओके दोस्तों, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है और सबसे छोटा चांदनी चौक है, जो कि दिल्ली में है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग संसद की कुछ वित्तीय समितियां देखते हैं। संसद की वित्तीय समितियां, सबसे पहले लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ध्यान देना दोस्तों, संसद की वित्तीय समितियां देख रहे हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। सबसे पहले तो याद रखना, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो है राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब जो लोक लेखा समिति होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है उसको कौन नियुक्त करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही नियुक्त करते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान देना। दूसरा देखते हैं हम लोग प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, जो कि लोकसभा से ही लिए जाता है। मतलब जो 30 सदस्य होते हैं टोटल जो है प्राक्कलन समिति में, वह सभी लोकसभा से ही लिए जाता है। अब तीसरा देखते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो है राज्यसभा से लिए जाते हैं। ओके दोस्तों, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। जो मंत्री होते हैं वो इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखते हैं हम लोग। शून्यकाल किसे बोला जाता है? संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। शून्यकाल क्या है? संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के बाद जो 12 बजे से 1 बजे का समय होता है, जो लंच टाइम होता है, उसको शून्यकाल कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कुछ प्रमुख और शब्दावलियां देखते हैं। विनिमय विधेयक क्या होता है? विनिमय विधेयक, इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। जो भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है वो विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाला जाता है। विनियोग विधेयक द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। इसमें संचित निधि पर भारित व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल है। दोस्तों, अब अगला एक देखते हैं हम लोग, वित्त विधेयक क्या होता है? ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। वित्त विधेयक क्या होता है दोस्तों? ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। अब धन विधेयक क्या होता है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड का से उपखंड 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता, इसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ओके दोस्तों, ठीक दोस्तों, थैंक यू। बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।